एक्टिव इंडिया का हमेशा प्रयास रहा है कि वह अपने दर्शकों को ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात कराए जो उनकी सोच व कार्य क्षमता को बेहतर बनाते हुए सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मिलवा रहे हैं ऐसे 23 वर्षीय नवयुवक से जो इस समय MBA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से बायजूस द लर्निंग ऐप में शानदार पैकेज पर जॉब हासिल किया है। प्रयागराजवासी इस नवयुवक का नाम है कुशाग्र पाठक। इनसे एक्टिव इंडिया के लिए विशेष लंबी बातचीत की अनंत अन्वेषी ने। यहाँ प्रस्तुत है उस बातचीत के प्रमुख अंश। कुशाल, हमको समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आपका बायजूस कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर कैंपस सिलेक्शन हुआ। जी सर, बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो इतने अच्छे पैकेज पर सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताएं कि वो कंपनी क्या है, किस पैकेज पर हुआ है, और फिर अपनी बैकग्राउंड शिक्षा के से भी स्टार्ट कर बताएं कि आपकी बैकग्राउंड शिक्षा लेते हुए कैसी रही है, तो स्टार्टिंग से हाईएस्ट तक जहाँ तक आपने शिक्षा ली है, ताकि हम पूरी तरह से जान सकें। हम एक्टिव इंडिया के लिए बात करना चाहते हैं आपसे, ताकि आपकी बातें हम दूसरों तक, बच्चों तक पहुँचाते हैं। मेरी एजुकेशन जो है वो फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू MBA तक है, और मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल से की है फर्स्ट, एंड 12th तक मेरी स्कूलिंग विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल से थी। देन मैंने ग्रेजुएशन किया है BCom में, कॉमर्स साइड से, एंड ये मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से था। एंड आफ्टर दैट मेरा जो एजुकेशन था वो MBA का था, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। MBA इज लाइक कि मैंने MBA 2 स्ट्रीम हमारे यहाँ की ड्यू से होती है। पहली स्ट्रीम जो होती है हमारा मार्केटिंग एंड सेकंड इज फाइनेंस। सेकंड ऑप्शन हम अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहता है, माइनर एंड मेजर। तो मेरा जो मेन फील्ड था वो मार्केटिंग का था, और मैंने जो अडॉप्ट किया था एज ऑप्शनल कोर्स वो मेरा MBA था। MBA में फाइनेंस था। एंड आफ्टर दैट मेरा जो अभी कैंपस सिलेक्शन हुआ है वो बायजूस द लर्निंग ऐप में हुआ है। बायजूस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली आपको, जो बच्चे आजकल, आज की जो ट्रेंड चल रही है वो एजुकेशन की, वो पूरी ऑनलाइन स्टडीज है। आप एज यू ऑल नो, कोविड का सीन चल रहा है एंड इसमें स्कूल्स वगैरह सारे क्लोज हैं। तो अभी हमारा जो बायजूस लर्निंग ऐप है, ये प्लेटफॉर्म ये दे रहा है बच्चों को कि ऑनलाइन स्टडीज में बच्चे इजी गोइंग पढ़ सकते हैं। उनको लाइक टीचर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने जो भी डाउट्स हैं वो इजी गोइंग वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। हम पूरी स्टडीज को, वो एक एनिमेटेड कोर्स होता है, 3D कोर्स होता है, और बच्चों को विजुअलाइज कंसेप्ट देते हैं कि अगर कोई चीज है तो वो कैसे है। लाइक अगर बच्चा सर्कल बना रहा है तो सर्कल इज राउंड, टीचर्स क्या है या सारी चीजें बच्चे की जो भी अभी तक की पढ़ाई है उसको क्या समझ में आता है कि एक राउंड सर्कल हमने बना दिया एंड दैट इज सर्कल। बट बच्चे को हम ये कंसेप्ट बताते हैं, अगर सर्कल का एक पार्ट को हम कट कर देते ना तो वो सर्कल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एंड दैट इज 180 डिग्री। ये कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में नहीं होते, तो छोटी बेसिक नॉलेज को हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। एंड ऑल दो जो भी मेरा पैकेज है, प्लेसमेंट है, दैट इज ऑल फाइन। मैंने MBA यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से किया है एंड फाइनली मेरा जो लास्ट ईयर है वो कंप्लीट हो गया है, और इसी साथ मुझे प्लेसमेंट मिली बायजूस में। तो मेरा जो प्लेसमेंट का पैकेज है वो 7+3, लाइक 7 and 7 3 इज इंसेंटिव। तो इसमें क्या है कि मेरा स्कूलिंग विष्णु भगवान से भी है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स, my manager sir Mr. Abhishek Tiwari sir, and my principal is Mr. Madhup sir. At that time he was my principal, and I actually very thankful to both of them कि उन्होंने मुझे इतना support दिया, इतना ज़्यादा help किया education में। and I actually saying my idol is Mr. Abhishek sir. The way he pursued, the way his personality is, उनका like I'm very big fan of him. Seriously, I'm very big fan क्योंकि he is a very rich person, but the person, if you want to meet now, if you people are going to meet with my manager Mr. Abhishek sir, ही इज वेरी ग्राउंड टू अर्थ। उन्हें एक्चुअली मुझे ऐसा फील आता है कि उन्हें लोगों को हेल्प करने में ज्यादा अच्छा लगता है। आई एक्चुअली फील एंड आई टोटली एग्री ऑन इट कि अगर आपके पास है दैट मच, इफ यू हैव मनी, और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी का, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सपोर्ट। और व्हाट आई एम राइट नाउ, एट विच स्टेज आई एम, दिस टोटली डिपेंड अपॉन माई फैमिली मेंबर्स, माई फादर एंड मदर। एंड वन ऑफ द बिग इम्पॉर्टेंट थिंग इज माई मैनेजर सर, ही सपोर्ट्स मी अ लॉट इन माई स्टडीज। वो चाहे आप फर्स्ट क्लास से बोल लीजिए, चाहे आप मुझे 12th क्लास तक लेके आइए, तो उन्हीं की सपोर्ट है, उन्हीं का हर एक वैल्यू पॉइंट दिया हुआ है, एक एजुकेशन उन्हीं की दी हुई है जिसकी वजह से मैं इतना प्रॉपर अचीवमेंट पा सकूं। एंड अपकमिंग, लाइक अभी तक तो मैं नहीं भूला, और एंड आई एम श्योर कि मेरे अपकमिंग वाली लाइफ जो भी है, फ्यूचर जहां भी होऊंगा मैं, आई डोंट नो, अभी आई कांट
से कि मेरा फ्यूचर क्या होगा या कहाँ मैं रहूँगा, बट आई प्रॉमिस कि अगर मैं कहीं भी रहता हूँ तो आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट दीज टू पीपल. लाइक वन इज माई प्रिंसिपल सर हु इज मिस्टर मधु मिश्रा, एंड सेकेंड इज माई मैनेजर सर, ही इज अभिषेक सर. एंड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर थैंकफुल टू देम, दे सपोर्ट मी अ लॉट. मुझे जो भी करना था, लाइक आई टेल एवरीवन, आई वांट टू एडवाइज एवरीवन कि अगर बच्चा कुछ भी करना चाह रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, या मुझे हिंदी नहीं पढ़ना, मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं मुझे हिंदी लेना है, तो आई गेस कि आप बच्चे को वो चीज़ करने दीजिए. बिकॉज क्या होता है ना कि आप अब प्रेशर डालोगे, नहीं कॉमर्स इज लाइक, कहाँ आप कॉमर्स जा रहे हो, बैंकिंग सेक्टर ऐसा है, फाइनेंस ऐसा है, मार्केटिंग ऐसी है, आप मैथ्स कर लो, मैथ्स से बीटेक कर लो एंड सो ऑन. तो आई गेस आपके कहने पे बच्चा पढ़ तो लेता है यार, बट व्हाट आई मीन कि फिर वो अपना 100% उस एजुकेशन में नहीं देता है. राइट, हाउ फार आई गेट टू नो. So my parents support me at every stage. Whatever I want to do, they allow me to do. They only advise me one thing कि जो भी करो अपने मन से करो, but give your 100%. That is only the thing कि whatever you want to do in your life, whatever the thing you want to do, I am not going to say anything कि ये नहीं वो करो, वो नहीं ये करो, या आपके पेरेंट्स अगर एडवाइस करें आप ये नहीं वो करो, तो जस्ट ट्राई टू कन्विंस देम दैट आपका दिमाग लग रहा है कॉमर्स स्ट्रीम में जाने के लिए, आपका दिमाग लग रहा है कि नहीं मुझे MBA करना है, आपका दिमाग लग रहा है नहीं मुझे बीटेक करना है, तो जस्ट कन्विंस हिम कि नहीं सर ऐसा नहीं पापा मुझे ऐसा नहीं, मुझे ये करना है, या नहीं मम्मा ऐसा नहीं ऐसा करना है, बट डू व्हाट यू वांट टू डू, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो, आप उसी चीज को अचीव करो. तो आई गेस कि अगर ऐसा आप करते हो तो आप एक लेवल अचीव कर पाओगे, डेफिनेटली आप कर पाओगे, और फ्यूचर इज इन दैट, जिसमें आप करना चाहिए आप करिए. हर चीज में फ्यूचर है यार, कोई भी चीज मेरे अकॉर्डिंगली खराब नहीं है. शायद तुमने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो इतनी सफलता मिली है, वैसे तो आपने सब बता दिया कि भाई आपको अभिषेक सर, मधु सर, आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है, और आपने सब कुछ बता दिया, तो श्रेय एक तरीके से आप इनको ही दे रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं लोग को देना चाहूँगा. हाँ, तो इसका मतलब ये श्रेय भी स्पष्ट हो गया. अब आप हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो शानदार सफलता मिली है, आपका डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब किस टाइम उठते हैं, किस टाइम क्या करते हैं, ताकि हम मतलब कितनी घंटे आप पढ़ाई करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि क्या आपका इतनी लेबर है, या उसमें मेहनत करने का उसमें ज़्यादा समय ध्यान देना चाहिए, या क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इन सब बातों को हम समझना चाहते हैं आपसे. बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट करूंगा. देखिए मेरी एजुकेशन, मैंने आपको बताया कि मैं फ्रॉम 1st to 12th अभी तक MBA तक मैंने पढ़ाई की, बट आई से कि पढ़ाई आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए. आपको एक बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, मेरा ये कोर्स है. मैं आपको ट्रूली अगर बताऊं तो बिफोर दिस सेशंस, मतलब मेरा प्लेसमेंट जो भी हुआ, तो प्लेसमेंट्स के पहले मेरी जो लाइफ थी इज लाइक टोटली कंफ्यूज. थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी पूरी फोकस अपनी स्टडी पे करना चाहिए, क्योंकि मेरा MBA था, लास्ट ईयर था बेसिकली. तो अब मुझे क्या था कि MBA है, लास्ट ईयर है, मुझे फोकस करना चाहिए, मेरी पढ़ाई देखनी चाहिए, मुझे प्लेसमेंट भी लेना है, फैमिली में और भी रिलेटिव्स हैं उनको भी मुझे जवाब देना है कि मेरे एक्चुअली सर देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं वो बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, एंड वी कांट अफोर्ड MBA फीस. मैं एक बार में MBA की पूरी प्रॉपर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इसमें मुझे क्या है कि पेरेंट्स ने कैसे ना कैसे मैनेज करके मुझे MBA कराया, बट अब मेरा कॉलेज मेरे घर से इज लाइक टू फार, बहुत दूर था, मुझे रोज आना, एंड 75% इज कंपल्सरी अटेंडेंस ओवर देयर, मुझे वो भी मैनेज करनी थी. तो अब इतनी दूर आना जाना, तो सर कुछ ना कुछ तो फीस वगैरह और मुझे आने जाने का रास्ते का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, मुझे सब मैनेज करना है. और स्टार्टिंग से फ्रॉम क्लास 11th में बताऊं, मेरे अंदर ये आदत नहीं थी कि मुझे पेरेंट्स से एक पेनी के लिए मांगना है कि मुझे पेन खरीदना है तो प्लीज गिव मी 5 रुपीज, मुझे कॉपी खरीदनी है प्लीज गिव मी 10 रुपीज, या एज पर मेरे फ्रेंड का बर्थडे आई नीड 100 रुपीज. तो सर मेरे फैमिली में मुझे देने के लिए 100 रुपीज इज लाइक, हाँ एक अमाउंट है जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ इट्स एक्चुअली अ लार्ज अमाउंट. तो थिंग इज दिस कि मैंने ट्यूशंस किया स्टार्टिंग में, MBA फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैंने MBA ज्वाइन किया, तो मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन किया साथ में बच्चों को पढ़ाना. मेरा MBA का रूटीन होता था, मैं सुबह उठ के जाता था, 7 o'clock में उठता था घर में, 8 o'clock में स्टार्ट करता था, एंड 8 o'clock से मुझे कॉलेज पहुंचने में 9 o'clock 9:30 हो जाता था. 10 o'clock से कॉलेज रेगुलर स्टार्ट, आफ्टर अटेंडेंस ऑन क्लासेस शुरू होती थी. 10 से 4 मेरा कॉलेज होता था, फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 4, एंड आफ्टर दैट मैं 4 o'clock फ्री होता था, एंड देन मैं जो वापस आते आते सिविल लाइन्स एरिया तक आते आते, इलाहाबाद में सिविल लाइन्स लोकेशन, वहाँ आते आते मुझे लाइक 1 घंटा तो लग ही जाता था, मिनिमम 5 o'clock हो जाता था.
एंड देन 5 o'clock से स्टार्टिंग फ्रॉम 5 o'clock शार्प 5 o'clock से मेरा ट्यूशन स्टार्ट हुआ। तो मैं एक छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया 5 से 6 एंड आफ्टर दैट 5 से 6 मेरा एक टाइम फिक्स हो गया कि हाँ मुझे 4 बजे कॉलेज से उठना है, 5 बजे यहाँ आना है और 5 बजे से 6 बजे तक मेरा ट्यूशन का एक टाइम। अब वो करने के बाद मुझे लगा कि यार इट्स नॉट इनफ, ये तो मैं सिर्फ अपना खर्चा निकाल रहा हूँ, बट अब ये है कि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, मुझे एक लेवल मिल गया है, थोड़ा सा मुझे सोसाइटी को देखना है, थोड़ा मुझे अपने फैमिली को देखना है, तो मैंने एक ट्यूशन और अडॉप्ट किया सर। तो वो मैंने 6 से 7 का किया। अब आप बताइए मुझे सिविल लाइन से मुझे अगर मुडेरा आना है ट्रैफिक में तो आई गेस 40 मिनट्स का अराउंड लोकेशन हो जाता था, तो 40 मिनट मुझे लग जाता था। तो मैं सुबह 7-8 बजे घर से निकलता था, 8 बजे मान के चलिए मैं घर से निकलता था और रात के 8 बजे एग्जैक्ट मैं घर आता था। तो वो पूरा 12 घंटे का एक शेड्यूल था कि हाँ मुझे 12 घंटे घर से बाहर रहना ही था। एंड देन रैंडमली मैंने MBA फर्स्ट ईयर में यह काम किया। जो कॉलेज में पढ़ाई होती थी सिर्फ उतनी ही पढ़ाई में करता था, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। और रात में 8 बजे मैं घर आऊँ और 8 बजे के बाद फिर अगर मुझसे कहा जाए पढ़ लो, तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट 8 बजे के बाद मुझे बिस्तर से उठ के अगर आप बोलें कि गेट पे डस्ट फेंकाओ या फिर डस्टिंग कर दो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 8 बजे के बाद ये काम कर पाऊँ। तो दैट इज श्योर कि मैं पढ़ तो नहीं पाता। तो मैंने अपनी क्लासेस जो भी थी प्रॉपर उसको प्रॉपर अटेंशन देके ज्वाइन किया। 30 मिनट की क्लास थी तो 30 मिनट मैंने किया। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में मैं प्रमोट हुआ। सेकेंड ईयर में आने के बाद मैंने ट्यूशन से एक बार सोचा कि ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप करके थोड़ा सा एजुकेशन को फोकस करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर है और इसके बाद जो भी पढ़ाई होनी है वो तो सर कैजुअली आप कह सकते हो कि आप जॉब के साथ भी पढ़ लेते हो, आप जॉब के बिना प्रिपरेशन के साथ भी पढ़ लेते हो, बट वो वैल्यू नहीं होती। लेकिन अभी तक की स्टडी बहुत वैल्यूएबल होती है। लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो फिर मेरे एक्सपेंस कहाँ से आएंगे, मैं किससे मांगने जा रहा हूँ, किससे बार बार बोलूंगा। मैंने कंटिन्यू रखा। अभी फिर क्या हुआ, एट लास्ट मेरे एग्जाम्स भी आ गए, फिर ये कोविड का भी सीन हो गया, तो मैंने कोविड में भी एजुकेशन अपनी चालू रखी। मुझे एक प्रॉपर सिनेरियो मिल गया कि नहीं अब तो मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, कोविड का सीन है, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। तो मैंने मन से पढ़ाई की एंड इंटरव्यू भी मैंने अपना दिया। इंटरव्यू के बाद सर मेरा प्लेसमेंट हो गया बायजूस में। प्लेसमेंट होने के बाद और ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल कि अब भाई पीपल आर, इफ एनी कंपनी इज पेइंग तो दे वांट कि आपका प्रॉपर अटेंशन उनके वर्क की तरफ होना ही चाहिए। अगर दे आर पेइंग यू और आप प्राइवेट फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका प्रॉफिट चाहिए उन्हें। तो सर मेरा सीन ये होता था कि मैं सुबह 7 बजे उठता था। अभी भी मेरा सीन है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। जब तक वर्क फ्रॉम होम है मैं 7:30 बजे घर से निकलता हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ एक बच्चे को, क्योंकि उसका भी अभी है। मैंने 2 ट्यूशन से सर 1 ट्यूशन कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि अभी भी आई हैव प्रॉब्लम कि मुझे जो भी पैसा है मुझे अभी तक की एजुकेशन में जो लगा है उसको भी सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इतना पैसा नहीं है एम्प्टी ऑफ मनी की हमने उठाया और दे दिया MBA फीस ये हो गई मेरी, ये हमने उठाया ग्रेजुएशन फीस ये हो गई 12th फीस। तो सर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर आवर फैमिली। तो मैंने 1 ट्यूशन छोड़ा और मैं अभी भी सुबह उठता हूँ 7 बजे, 7:30 बजे मैं पहुँचता हूँ, निकलता हूँ घर से। 8 बजे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 8 से 9 ट्यूशन पढ़ाता हूँ और 9 बजे फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ, 9:30 बजे घर आता हूँ। मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ एंड देन आफ्टर दैट 9:30 से मेरी दोबारा 10 o'clock से मेरी ऑफिस शेड्यूल टाइमिंग शुरू होती है। 10 o'clock से मुझे लेके 2:30 तक कंटिन्यूस बैठना पड़ता है। लाइक मुझे मेरा जॉब करना है तो 9:30 और 10 o'clock से 2:30 तक एंड 2:30 के बाद मेरा लंच सेशन है 3 o'clock तक एंड देन अगेन मुझे 8 बजे तक बैठना है। तो आप एक तरह से अभी भी देखें तो सर वो एक चेयर, वो एक रूम, वो एक लैपी और एक फोन है जिसके साथ मैं पूरा दिन बिताता हूँ। तो इज लाइक कि अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो और आप करने से पहले डर जा रहे हो कि नहीं इज लाइक बहुत बर्डन हो जाना है, बहुत प्रेशर हो जाना है, हम नहीं कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ आपको करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर फ्यूचर। और इफ यू वांट योर ब्राइट फ्यूचर, बेस्ट लाइफ, अगर अभी का सर लेवल मैं बताऊँ आपको, जो अभी लेवल चल रहा है ना वो बहुत कॉम्पिटेटिव है। आप एजुकेशन ले लो वो भी कॉम्पिटिशन है, आप जॉब ले लो उसमें भी कंपटीशन है, इवन आप फैमिली फ्रेंड्स में रिलेशनशिप ले लो वो भी आप कंपटीशन के ही बेसिस पे चल रहे हो। तो अगर आप कंपटीशन करना चाह रहे हो, कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि आपको स्ट्रगल भी करना है, आपको अपनी लाइफ को गुड लेवल पे भी लेके जाना है और आपको अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके पढ़ाई तक आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, तो आफ्टर स्टडीज आपको आपकी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर फ्यूचर अपना ब्राइट करना है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी और लाइफ को स्टार्ट करने में डेफिनेटली डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। तो दैट्स इट।
वैसे तो आपके कुशाल आंसर इतने अच्छे स्पष्ट हैं कि सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक डाउट यह रहा है जी। कि आपकी बातों को सुन करके कुछ बच्चे तो निश्चित रूप से आपसे इंस्पायर होंगे, कुछ सीखेंगे, लेकिन कुछ के मन में ये बात आ सकती है बिल्कुल कि आपकी किस्मत शायद अच्छी होगी, इसलिए आपको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। कुछ ये मानेंगे कि नहीं आपने बड़ा संघर्ष किया है, इसके पीछे संघर्ष आपकी सफलता का रहस्य है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब इस मामले में आपका क्या कहना? सर देखिए, किस्मत मेरे अकॉर्डिंगली किस्मत आपकी तभी साथ देगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि किस्मत आपका साथ नहीं देगी। लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, हम अचीव कर लेंगे, या मेरे पेरेंट्स के पास पैसा है, हम बिजनेस कर लेंगे। बट सर आप बिजनेस, अगर आप रैंडमली मेरी बात को एक साइड पार्ट कर लीजिए कि मैं था ही नहीं यहाँ पे, आपसे बात ही नहीं हो रही मेरी। अगर कोई भी पर्सन आपसे, आप जा रहे हैं, कोई भी पर्सन है आपके सामने, उसने बोला कि नहीं मैं पढ़ लिया, अभी तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया, बहुत है, मुझे डिग्री मिल गई, नाउ आई एम ग्रेजुएट, अभी मेरे पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, मैं बिजनेस कर लेता हूँ। सर बिजनेस भी आप करने जाओगे, अगर आप बिजनेस में भी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा ग्रोथ करने में? आप मुझे ये एक चीज बताइए, कर सकता है? नहीं कर सकता। सर आप अपना वर्क कर रहे हो, आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट में, आप वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली, तो भी आपको कहीं ना कहीं सर एक लेवल, जो रिस्पेक्ट ऑफ लेवल होता है ना, उसको आपको ओन करना पड़ता है। आप उसको लेते हो, आपको दुनिया फ्री में नहीं देगी सर, आप अचीव करना पड़ेगा आपको कि हाँ मुझे दुनिया से इज्जत मिले। तो उस इज्जत को पाने के लिए एडवाइस कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी किस्मत भी थी, आप किस्मत से आपने अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली सर किस्मत हर किसी के साथ होती है। आई कांट ब्लेम किस्मत की। हाँ टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है कि हाँ अभी गलत टाइम चल रहा है तो टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है, या सही टाइम चल रहा है तो मैं इतना आगे चला गया। बट आई ओनली से वन थिंग इन दिस केस कि इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क डेफिनेटली किस्मत विल सपोर्ट यू, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क और योर कर्मा इज नॉट गुड तो नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू एट ऑल। तो दैट्स इट सर, आई गेस इतना आंसर बहुत होगा। जिसको जो समझना चाहेगा, जो ग्रोथ करना चाहेगा, डेफिनेटली सर वो किस्मत को ब्लेम ना करके वो वर्क करेगा अपना, और हार्ड वर्क इज द की ऑफ द सक्सेस आई गेस। आपका आंसर फिर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक डाउट ये आ रहा है कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि ये जन्म से बड़े इंटेलिजेंट थे, प्रतिभाशाली थे, इसलिए इनको ये सब चीजें आराम से मिल गई, हम तो इतने प्रतिभाशाली नहीं है। इस मामले में आपका क्या कहना है? सर ये बिल्कुल गलत है। मैं देखिए आपको सच बताऊं कि मैं फ्रॉम क्लास फर्स्ट से मैं अगर शुरू करना चाहूँ आपसे कि मैं क्लास फर्स्ट से, अगर आप कह रहे हैं, बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि नहीं बहुत ब्रिलियंट है, सर ट्रूली स्पीकिंग में बिल्कुल ब्रिलियंट नहीं था मैं। एकदम आप कह सकते हैं ना कि अगर आप डाउन टू अर्थ बोले कि मैं एकदम बेवकूफ था पढ़ाई में। मैथ्स बहुत दूर भागता था। अगर मम्मी या फादर मेरे मैथ्स की बुक खोल रहे ना तो मुझे फीवर आने का सीन हो जाता था, पेट दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ना मुझे। इंग्लिश मेरी एकदम खत्म थी सर, ट्रूली ऑनेस्ट, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी। एक लेवल था कि हाँ मैं बचपन में थोड़ा विलेज सीन्स में था, तो मेरी इंग्लिश उस टाइप की, आई वॉज इन सीबीएसई बोर्ड स्कूल, बट द एजुकेशन पैटर्न ऑफ दैट स्कूल इज नॉट सो वेल कि मैं वहाँ पे पढ़ूँ और एक लेवल अचीव कर लूँ इंग्लिश का। डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता था सर। तो मैं इंग्लिश से भी भागता था, मैं मैथ से भी भागता था, संस्कृत तो मुझे सरदर्द थी तो मैं उससे भी भागता था। तो एक तरह से मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट से भागता था सर, मुझे पढ़ाई उस समय अच्छी ही नहीं लगती। देन फॉर अ टाइम वाइल मैं बीबीपीएस में एडमिशन लिया विष्णु भगवान में। वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, धीरे धीरे करके इलाहाबाद में आया, मैंने एजुकेशन स्टार्ट की। सर एजुकेशन में भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स इज लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल, वो एक अलग लेवल पे थे एंड आई वाज ऑन अ डाउन। मुझे मैथ्स नहीं आ रही, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही समझ में, मुझे संस्कृत भी नहीं आ रही समझ में, हिंदी में मात्रा मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो अब मैं कैसे इस चीज़ को कह दूँ कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, आप मुझे बताएं। बट सर आई सीरियसली स्ट्रगल किया मैंने, मैथ्स बहुत मुश्किल से समझी मैंने, बहुत धीरे धीरे धीरे। मैं आपको बताऊं, मैं 8th में पहुंचा तो मैं जस्ट पास हुआ, मैं 9th में आया, मैं 1 नंबर से मैथ्स में पास हुआ। अब बोर्ड था, सबका प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशरिंग, भैया बोर्ड है, मैथ्स तो है ही है, आगे कॉमर्स लोगे, अभी तो मैथ्स पढ़ना है। तो प्रिंसिपल सर इज माई लाइक, भैया तुम्हारा कुछ नहीं होना है, मैथ्स है, तुमसे हो नहीं पाएगा। उनका ये नहीं था कि नहीं हो पाएगा, ही जस्ट वांट टू मोटिवेट मी कि हाँ तुम करो करो, लेकिन वो तुमसे हो नहीं पाएगा, आई डोंट थिंक कि तुम मैथ्स निकाल पाओगे। एंड माई मैनेजर सर हो जाएगा, जस्ट ट्राई करो, ट्राई करने वाले हारते नहीं है। एंड आई वाज लाइक यार डेफिनेटली आई विल ट्राई। और सेकंड चीज ये भी था कि मेरा कॉम्पिटिशन था प्रिंसिपल सर से,
कैसे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हो सकता, आई विल प्रूव कि होगा। सर मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। मैं आपको बताऊं, मेरा बोर्ड था, मुझे टेंशन थी मेरा बोर्ड से, ना इंग्लिश पढ़ा, ना हिंदी पढ़ा, सोशल साइंस नहीं, साइंस नहीं, कुछ नहीं, बस मैथ्स। सर पूरे 1 महीने मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़े हैं। ट्यूशन्स मैंने ज्वाइन किया 10th में मैंने ट्यूशन मैथ्स के लिए ज्वाइन किया कि मुझे मैथ्स कोई पढ़ा दे। मैंने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, नहीं, आई वांटेड टू गो, मुझे ट्यूशन ज्वाइन करना है, क्योंकि एक्चुअली मैथ्स इज वेरी बिग थिंग, मुझे नहीं समझ आ रही। तो मैंने मैथ्स का ट्यूशन मैंने घर के पास ज्वाइन किया सर, एंड दैट पर्सन इज लाइक पढ़ो 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 करते करते सर मैंने 1 महीना मैथ्स पढ़ी। 1 महीने के बाद मेरे बोर्ड्स थे। बोर्ड्स के 5 दिन पहले अब मुझे टेंशन होने लगी, मैथ्स तो मैंने पढ़ ली, चलो पास तो हो जाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का क्या करना है। सर बाकी सब्जेक्ट फिर मैंने क्या किया कि अब भाई देखो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बोर्ड्स है। तो मैंने सर हर चैप्टर को उठा के रीड करना शुरू किया। इंग्लिश मुझे तभी भी बहुत माइन्यूट सी आना शुरू हुई थी। मैंने हर सब्जेक्ट रीड करना शुरू किया कि मुझे हर चैप्टर में एक बार गो थ्रू होने की, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चैप्टर के बीच से आएगा ना, कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, बुक से ही आएगा। मैंने साइंस पढ़ा, मैंने इंग्लिश पढ़ा, मैंने सोशल स्टडीज पढ़ा, हिस्ट्री में कोशिश की, लेकिन मेरे को डेट नहीं याद है। तो सर मैं फिर अपनी स्टडी को ना अब बस एक एग्जाम्पल्स में ले जाना शुरू कर दिया। मैं आज भी आपको बताऊं, अगर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे रट लेना है, मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं, मेरे से हो नहीं पाएगा, रटना हो ही नहीं पाएगा। मैं आज रट लूँ, कल मेरा पेपर है, सुबह सब गायब, वॉच्ड, कुछ नहीं आ रहा मुझे। तो मैं हर एजुकेशन अपनी एक पैटर्न को मैंने एग्जाम्पल से जोड़ा कि भैया मैथ्स का ये वाला सोल्यूशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एक काम करते हैं कि यार ये एग्जाम्पल बना लेते हैं, अगर ऊपर 2 लिखा है तो वो मतलब इन दोनों का सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 वैल्यू आ जाएगी रेशियो में, अगर 2 है तो। इस तरह करके मैंने इसे समझना शुरू किया। और इंग्लिश भी इसी तरीके से, मैंने पूरी स्टोरी इंग्लिश में पढ़ी, एंड देन मैंने उसको एक दिमाग में माइंडसेट कर लिया कि हाँ हिंदी में ये बोलना क्या चाह रहा है, एक्चुअली स्टोरी हिंदी में कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा है। एंड अगर सर इतना समझ में आ गया तो आई से कि आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन का आंसर दे लोगे अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो। मैथ्स मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, बोर्ड शुरू हुआ मेरा, मैथ्स का मैंने एग्जाम दिया, एंड आई स्कोर्ड आई गेस 73 मार्क्स इन 10th मैथ्स में। बी ग्रेड था मेरा, फिर भी सर बी फर्स्ट था, लाइक ए और बी के बीच में था मेरा, 72 आई डैम श्योर 72 मार्क्स था मेरा एग्जैक्ट मैथ्स में था। एंड बाकी सब्जेक्ट सर मैं इज लाइक ऑल फाइन, मैं सब में एवरेज था। 10th में भी आई वाज इन एवरेज, मेरा जो टोटल मार्किंग थी वो 79.5, लाइक 80% आप बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली 79.5। तो उस टाइम पे इज लाइक आई मतलब मुझे अगर आप कहो ना कि मैं एक हैप्पीनेस थी अंदर, तो मुझे बाकी रिजल्ट देखना ही नहीं था। सर मेरा रिजल्ट आया तो मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं देखा, मैंने सिर्फ मैथ्स देखा। क्यों देखा? क्योंकि हाँ मुझे बताना था अपने प्रिंसिपल सर को कि सर आई एम पास इन मैथ्स। यू वर सेइंग कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते सर, बट आपने ही कहा कि नहीं कर सकते, आपने ही मोटिवेट किया नहीं कर सकते, मैंने कर लिया। सर मैथ्स मैंने देखा, मैं खुश, मुझे बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, पास फेल कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैथ्स पास हूँ मतलब मैं सब में पास हो गया हूँ। मेरे रिजल्ट को सबसे पहले मेरे फादर ने देखा था सर, एंड इवन उन्होंने बिलीव नहीं किया कि हाँ बच्चा मेरा मैथ्स में पास हो गया। अब आप बताइए, अगर इतनी सारी सिचुएशंस हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, नहीं कह सकता सर। एंड देन 11th में मैंने कॉमर्स अडॉप्ट किया। मुझे लगा कि कॉमर्स बहुत ईजी है, मैथ्स नहीं होगा, एक बार पास हो गया आगे अब नहीं हो सकता, मे बी पॉसिबल है कि नहीं हो सकता। मैंने कॉमर्स अडॉप्ट किया, इज ईजी कि मुझसे हो जाना। सर कॉमर्स में भी एक सब्जेक्ट था मैथ्स से रिलेटेड, वो था अकाउंट्स। उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आने लगी, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, ये एक वॉश आउट, कितना अमाउंट कहाँ जा रहा है, कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है, पूरी तरीके से मैं ब्लैंक था सर। अब 10th के बाद जब मैंने वो पूरे 10th के 5 दिनों में सर जो वो चैप्टर रीड किए थे ना, वो मेरे काम आने लगे कि हाँ डेफिनेटली अब मुझे थ्योरी पोर्शन समझ में आने लगी कि हाँ मैं अगर इसको इंग्लिश के सेंटेंस को पूरी पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा, मुझे समझ में आ जाएगा। एंड सर मैथ्स के बाद अकाउंट्स मेरा सबसे टफ सब्जेक्ट बना, और उस टाइम अकाउंट्स के टीचर मेरे मिस्टर जैनल दुबे थे। सर उन्होंने इतना मारा है मुझे बिजनेस याद कराने के लिए और अकाउंट्स याद कराने के लिए कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, अगर आप मुझसे बिजनेस स्टडीज के एक भी टॉपिक पूछ लें, कोई भी प्रिंसिपल आप कहीं से भी पूरी बुक के सर एक भी प्रिंसिपल आप मुझे बिजनेस के पूछ लें, मैं आपको आंख बंद करके प्रिंसिपल्स बता सकता हूँ। मुझे आज भी याद है कि हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल थे, FW टेलर के 5 प्रिंसिपल थे, मैं विथ नेम बता सकता हूँ आपको, इतना उन्होंने मुझे मार पढ़ाया है। और अकाउंट्स मैंने उनसे बोल रखा था सर मैं अकाउंट्स में नहीं पास हो पाऊंगा, मैथ्स तो चलिए मैं 10th तक निकाल लिया, अकाउंट मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ पे वो एक पर्सन आए जिन्होंने मुझे एक एक पॉइंट से समझाया, एंड देन फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्डवर्क करके मेरा अकाउंट्स निकल गया, 12th भी आ गया, बोर्ड आ गया, फिर से शेड्यूल सर वही भैया बोर्ड है, 10th पास हो गया, 12th नहीं निकलेगा। 10th के बाद तो ये होता है सर 11th है, स्कूल बोर्ड है, वो नहीं पास करेंगे, स्कूल वाले मेहनत कर लो, 12th में नहीं जाने देंगे।
ट्वेल्थ में आ गए सर। ट्वेल्थ में अब ये होता है कि भैया ये भी बोर्ड है, इसमें पास नहीं होगे तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। अब सर सारी चीज़ें तो ठीक थी, ट्वेल्थ में भी सारे थ्योरेटिकल पेपर इज लाइक ऑल फन, आई कैन मैनेज ऑल द थ्योरेटिकल पेपर्स, आई कैन राइट एवरीथिंग, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट आती है बात अकाउंट्स की। अब वो कैसे होगा? वो भी सर धीरे धीरे एनी हाउ ट्वेल्थ भी पास हो गया मैं अच्छे सब्जेक्ट से, एंड आई स्कोर्ड 80% मार्क्स इन ट्वेल्थ। सर सच बताऊं, रिजल्ट देखने के बाद भी आज भी मुझे भरोसा नहीं होता है कि हाँ मैंने ट्वेल्थ में 80% स्कोर किया था, या हाँ मैं अकाउंट्स में 78 नंबर 79 नंबर लेके आया। सर ग्रेजुएशन में भी यही सीन था, अकाउंट्स वहाँ भी मुझे पढ़नी ही पढ़नी थी, वो भी किसी तरीके से सर मैं पास हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बहुत कोशिश की मैंने सर फर्स्ट ईयर में, तो मेरे 48% थे। यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर का 48 इज लाइक कुछ नहीं होता सर, अगर आप गवर्नमेंट स्टडी में पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं आप, तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता। माई पेरेंट्स इज लाइक यार इतनी मुश्किल से तो ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है तुम्हारा, उसके बाद भी तुम्हारे स्कोर्स नहीं आ रहे। बोला बात तो सही है, स्कोर नहीं आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, स्कोर नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैंने सर किसी तरीके से फर्स्ट ईयर मेरा पास हुआ, सेकेंड ईयर में आया, मैंने ट्राई किया। सेकेंड ईयर में थ्योरेटिकल पेपर्स थे एंड आई डिड लाइक 68% मेरे सेकेंड ईयर में आया। क्यों आया? क्योंकि सर अकाउंट्स नहीं था, अगेन अकाउंट्स नहीं था, थ्योरी पेपर्स थे। थर्ड ईयर में आया सर अकाउंट्स था, फिर मैंने कोशिश की कर वर के 58% उसमें भी आया। ओवरऑल मेरा एवरेज जो यूनिवर्सिटी से बना वो 65% गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने स्कोर किया। तो सर पूरी चीज़ें वही मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप ब्रिलियंट नहीं होते हो बाय बॉर्न। कुछ सर होते हैं जो कि गॉड बना के भेज देता है कि हाँ दे आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, उनको चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाती हैं, वो कर लेते हैं। बट सर अगर आप फुल अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं स्टडीज़ में, या आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, सर मेरा तो एक ही की पॉइंट है, अगर आपने हार्डवर्क की है तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि अपकमिंग फ्यूचर जो आपका वो ब्लॉक है। आपने हार्डवर्क की है, पीपल्स आर वॉचिंग यू, गॉड इज वॉचिंग यू, दे डेफिनेटली सपोर्ट यू एट एनी लेवल। कहीं भी सर कहीं भी गेट खोल सकता है आपके जाने के लिए, आपका सक्सेस कहीं भी आ सकता है कि हाँ भैया ये प्लेटफॉर्म खोल दिया हमने, आओ आप अचीव करो। अब आप बैठे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, सब बोल रहे मुझसे मैथ्स पास नहीं होगा, मैं नहीं पास कर पाऊंगा, तो सर आप बैठ गए तो कहाँ पास होगा आप ये बताओ। अगर मुझसे मेरे प्रिंसिपल ने कहा होता कि तुमसे मैथ्स नहीं पास होगा, मेरे पेरेंट्स आर इन वेरी बिग टेंशन है, मेरा बोर्ड्स रहता था, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी कि हाँ इतना प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगा कैसे होगा। मेरे पेरेंट्स को प्रेशर रहता था कि भैया ये पढ़ क्यों नहीं रहा है, इसका कैसे निकलेगा। और सर मैं सच बताऊं, मैं पढ़ाई इतना प्रेशर लेके कभी पढ़ाई नहीं, तो ट्रूली बताऊं कभी मैंने पढ़ाई इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ा। मैं प्रेशर में आया था 10th में, और वो मैं आया था सिर्फ मैथ्स को लेकर। उसके बाद से सर 11th हो गया, 12th हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया, MBA हो गया, मैंने आज तक कोई हार्डवर्क नहीं किया स्टडी को लेके। अगर आप कहें प्रॉपर कि मैं हाँ स्टडी को ही लेके पढ़ रहा था, मैं पढ़ता था स्टडी, लेकिन स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करता था। स्मार्ट वर्क में क्या कि मैं बस एक पॉइंट जानता हूँ, अगर आप थ्योरी पेपर्स हैं आपके, थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो, तो आप चीज़ों को रीड कर लो, छोड़ मत दो कि हाँ मुझे ये बुक मिल जाएगी, मैं इससे पढ़ लूँगा, पॉइंट आ जाएगा मुझे समझ में, मैं कर लूँगा। नहीं, आप चीज़ों को गो थ्रू बोलो, एक ही बार बोलो, लेकिन हर चीज़ों को गो थ्रू जो पॉइंट मत लीव मारो, क्योंकि सर कुछ भी कहीं से भी हो सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास कहीं भी आ सकती है। तो अब अपॉर्चुनिटी आपको अचीव करनी है तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने लेवल को नहीं बढ़ाते हैं सर, तो वो उतनी लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं कंप्लीट करेगी, नहीं बीट कर पाओगे। आप यहाँ हो, अपॉर्चुनिटी यहाँ है, आप वहाँ कैसे जाओगे सर, आप मुझे समझो। आप यहाँ हो, आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ है, तो आपको आप ही के लेवल की मिल रही है, आप उसको तो अचीव कर लोगे, लेकिन सर उससे आपका फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा। बस सेकेंड थिंग, आप अपने लेवल को अपने सोसाइटी के सामने फोकस नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। और आज की जनरेशन सर ये है ना कि अगर आपके पास वैल्यू है, आपके पास मनी है, आपके पास आपका हार्डवर्क है, तो आपकी रिस्पेक्ट है। आपके पास नहीं है तो सर आप यहाँ हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वैल्यू को अचीव करने के लिए सर मैं बस इतना जानता हूँ कि हार्डवर्क ही एक मुद्दा है। और अगर आप टैलेंटेड हैं और आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, या आप गॉड गिफ्टेड हैं, आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, तो सर आप अचीव डेफिनेटली नहीं कर सकते। ना आपकी किस्मत साथ देगी, ना आपके भगवान साथ देंगे, ना आपकी फैमिली साथ देगी सर। तो मेरे अकॉर्डिंग बस इतना ही था, और जो भी मुझे कहना था सर मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैं समझता हूँ आपके आंसर इतने स्पष्ट होते हैं कि सवाल उसमें रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक्टिव इंडिया के दर्शक रहते हैं, हम उस नज़र से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। तो आपके हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे MBA में एडमिशन लिया यूनाइटेड में, जी बिल्कुल। तो एक तो मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन होता है डायरेक्ट, और एक कैट वगैरह क्वालिफाई करके होता, तो आपने कैट क्वालिफाई करके लिया था या मैनेजमेंट कोटे में लिया था, कैसे लिया? सर मैंने कैट क्वालिफाई किया पहले, मेरे ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के साथ मैं जब थर्ड ईयर में था, तो मैंने कैरियर लॉन्चर से कैट की कोचिंग शुरू की थी।
तो उस टाइम पे भी सर जब मैंने कैट की कोचिंग की थी ना, तो द फीस वॉज 45,000। 6 महीने का कोर्स होता है सर एक कैट का, उसमें आपकी फीस 45,000 से 46,000 मुझे देनी थी। वहाँ भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ डू समथिंग, इतना तो आई कांट पे इन वन शॉट, एक बार में मैं इतना नहीं पे कर सकता। फाइनली सर एक सोल्यूशन ये निकला कि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये सीन हुआ कि चलो दैट्स फाइन, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ फाइन, मैं इंस्टॉलमेंट में तो आई कैन एबल टू पे, और कुछ नहीं तो पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट मी, और कुछ आई विल सी क्या हो सकता है। तो सर मेरा इंस्टॉलमेंट मैंने कैट की प्रिपरेशन की 6 महीना, एंड आई अटेम्प्टेड कैट एग्जामिनेशंस 2 एग्जाम्स किया मैंने सर, उसमें 65 मेरे एवरेज से मैं बताऊं सर, अगर आप मुझे देखो ना तो कहते हैं लोग कि बहुत ब्रिलियंट होगा बच्चा कि इस लेवल पे अचीव हो गया। मैं आपको ट्रूली बताऊं, फ्रॉम क्लास फर्स्ट अगर आप देखें मुझे, तो क्लास फर्स्ट से क्लास 5th 7th तक आई वॉज ब्रिलियंट। आप मुझसे कह सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर करता था बच्चा, बहुत ब्रिलियंट था। जहां सर मैथ्स का लेवल बढ़ा, आई वॉज डाउन, आई एम नॉट ब्रिलियंट। मैं खुद से कह दूं कि हाँ मैथ्स आ गए, आई एम नॉट ब्रिलियंट। बट सर मैं फ्रॉम 9th टू MBA मेरा एक रिजर्व्ड एरिया रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की है और मैं फर्स्ट डिवीजन स्कोर करके लाया हूँ। 65 to 70 तो मैं था ही था, क्योंकि उससे नीचे फिर मुझे वैल्यू मेरी डाउन होती कि भैया ग्रेजुएशन में 65 था, MBA में 55 हो गए, क्यों? पढ़ रहा था बच्चा, हार्डवर्क कर रहा था, तो क्यों? और सर प्लस मैं आपको सच बताऊं कि आज आप अगर कहो कि मुझे फैमिली सपोर्ट करे, मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल टीचर सब सपोर्ट कर रहे हैं, बट सर फैमिली में ही रिलेटिव होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करके जाते हैं, अरे इतनी मेहनत तो कर रहे थे घर वाले, इतना बच्चा तो पढ़ रहा था, तो हुआ क्यों? तो वो भी सर एक पॉइंट रहता है कि हाँ अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए घर से 300-400 किलोमीटर दूर आके मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं सर, एंड आई ट्रूली स्पीकिंग अगर मेरे फादर की इतनी मेहनत ना होती तो आई एम डैम श्योर कि ये लेवल मुझे नहीं अचीव होता, क्योंकि सर उनका सपोर्ट, उनकी मेहनत थी जो विष्णु भगवान ने मुझे हेल्प की कि हाँ भैया तुम पढ़ो, वी विल सपोर्ट। सर मेरे पेरेंट्स भी वहाँ एक नॉर्मल टीचर हैं स्पोर्ट्स के, वो भी वहाँ पढ़ाते हैं, और उनकी जो सैलरी आती है सर इज़ लाइक नॉर्मल। आप खुद समझिए प्राइवेट स्कूल की सैलरी जो होती है टीचरों की सर इज़ लाइक मिनिमम एक एवरेज आप समझ लीजिए, एंड उतने एवरेज में मुझे भी पढ़ाना है सर, मेरे भाई को भी पढ़ाना है, मेरी फैमिली में देखनी है, माई ग्रैंडफादर एंड माई ग्रैंड मदर इज ऑल्सो हियर, उनको भी मैनेज करना है। तो सर इतनी करने के बाद अगर मैं पढ़ाई ना करूँ, मैं हार्डवर्क ना करूँ, उनका पैसा वेस्ट जाएगा, और सर पैसा वेस्ट जाएगा तो मेरी बर्थ लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना सर। अगर इतनी मेहनत कोई कर रहा है और मैं वेस्ट कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने सर MBA भी एक एवरेज वे में ही लिया था अपना। MBA भी मेरा जो स्कोर हुआ अभी तक वो 69% ही रहा है अभी भी। अगर आप दोनों सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर मिला लें तो अभी भी ओवरऑल मेरा रिजल्ट 69% और 65% के बीच में ही है। तो सर ये सारी सिनारियो हैं, और इसके बाद भी मैं आपसे कहूँ कि मैंने कैट निकालने के बाद मेरा 62 आई गेस नंबर था, और लो परसेंट था, तो उसमें मुझे कुछ रिबेट मिल गया मेरे मैनेजमेंट कोटा में। मेरे पास ऑप्शंस थे, बहुत कॉल्स आई, पुणे यूनिवर्सिटी से कॉल आई, मेरे पास ऑप्शंस थे बैंगलोर यूनिवर्सिटी जाने का, मेरे पास ऑप्शन था बरकतुल्ला भोपाल जाने का, मेरे पास ऑप्शन था हैदराबाद जाने का। बट सर कैट के बावजूद भी इन कॉलेजेस की फीस इज लाइक वेरी हाई सर, आई कांट अफोर्ड दैट मच फीस। पेरेंट्स ने फिर भी सपोर्ट किया सर, दे आर सपोर्टिव कि ठीक है तुम जाओ, वी विल डू समथिंग, हम कुछ करते हैं। बट आई नो द पॉइंट सर कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि वो सपोर्ट करे। तो आई डिसाइडेड कि यार अगर मुझे करना है MBA ही करना है तो मैं यहीं से क्यों ना करूँ, मैं थोड़ा सा हार्डवर्क करूँगा, मुझे अपना कुछ पॉइंट मिलेगा, मुझे अपना कुछ पैसा मिलेगा, वो मेरा एक्सपेंस निकलेगा। जो फीस वगैरह है वो पेरेंट्स आर सेइंग कि दे विल सपोर्ट, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों बढ़ाऊं सर। अगर मुझे मेरी किस्मत साथ है, जैसा सब कहते हैं कि किस्मत में भी आपकी साथ होगी तो आपने अचीव कर लिया, तो सर डेफिनेटली अगर मेरे साथ किस्मत थी तो मैं अगर बैंगलोर जाता तो आई गेस मुझे 10 लाख की जगह 15 लाख का पैकेज मिल सकता था, 7 लाख की जगह 20 लाख का पैकेज मिल सकता था। बट सर उतना मुझे पे भी तो करना पड़ता, एंड आई कांट पे। यहाँ पे था कि सर मेरा कैट में जो स्कोरिंग था उसके बिहाफ पे मुझे लाइक 55,000 का रिबेट मिला था यूनिवर्सिटी AKT से एफिलिएटेड यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड से मुझे 54-55,000 का रिबेट मिला था कैट के थ्रू। तो मैं सर यूनाइटेड ऑफर किया मैंने कि नहीं सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज। तो दे आस्क मी टू लाइक 3 लाख रुपीज फीस है 2 साल की, एंड इफ यू वांट यू कैन कम विद मैनेजमेंट कोटा। एंड आई आस्क कि सर आई ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशन ऑफ कैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आई नो कि मुझे रिबेट मिलना चाहिए। तो उन्होंने रिजल्ट्स देखा सर, पूरी ID चेक की, चीज़ों को, एग्जामिनेशन कब हुआ, क्या हुआ, एडमिट कार्ड चेक किया, एंड फाइनली दैट वाज ट्रू कि हाँ आई गिवन द एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट आई गेट 50,000 रुपीज रिबैट। एंड स्कॉलरशिप्स का सीन आया सर बाद। अब स्कॉलरशिप देखिए, तो स्कॉलरशिप में भी मैं बड़ा खुश था कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मेरा सेमेस्टर निकल जाएगा, कुछ मैं कर दूंगा।
बट आई वॉज इन जनरल कोटा। वो भी मेरे लिए नसीब नहीं थी कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप प्रॉपर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें थी सर, बट अकॉर्डिंग टू मी कि कैट जो था मैंने किया उसके हेल्प से मुझे रिबेट मिला, एंड आई एम थैंकफुल कि हाँ मेरे कॉलेज ने भी मुझे सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए। और सर यही है कि हाँ मैंने कैट के थ्रू ही लिया, मैंने डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं लिया। तो बस अब जो बातें तो ऐसे लग रहा है कि रात हो जाएगी आपसे बात करते करते, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपका ड्रीम क्या रहा आपका? सर बेसिकली देखिए, ड्रीम की अगर बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे जो आइडल हैं वो अभिषेक सर हैं, मेरे कॉलेज के मैनेजर। और सर उनकी वजह से बहुत ज़्यादा टीचरों को अभी सपोर्ट है कि दे आर वर्किंग इन देयर फर्म, और उनकी बहुत सी ऐसी फर्म्स है जहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ है। तो मेरा भी स्टार्टिंग में उनका सर, मैं उनको कई बार मैंने रास्ते में उनसे मिला तो आई ऑलवेज सी कि दे आर सपोर्टिव। वो हर किसी को, कोई भी अगर इफ समवन इज कमिंग, सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, सर मुझे ये समस्या है, या मेरी ये इशू है, आई एम लो इन फाइनेंशियल, तो उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट कई लोगों को किया सर इफ दे आर आस्किंग। तो मेरा भी सर पहला ड्रीम तो ये था कि मुझसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि सर कि हाँ मैं 10 लाख का पैकेज पा जाऊँगा और 10 लाख के पैकेज में मैं इतना ज़्यादा अचीव कर लूँगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाना। मुझे खुद को इतनी ज़्यादा सर एक्सपेक्टेशन नहीं थी खुद से। बट सर एक्चुअली मैं बस एक ही एम है मेरा कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, इतना ज़्यादा मैं अचीव कर लूँ अपने जीवन में कि मेरे सामने अगर कोई भी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन आ रहा है एंड इफ दे आर आस्किंग मी कि हाँ आई नीड सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मोरली हो, चाहे कैसा भी सपोर्ट हो सर, तो आई जस्ट हैव वन थिंग कि हाँ मुझे उनको सपोर्ट करना है, इतना पैसा मुझे होना चाहिए कि मैं किसी को ये ना कह सकूँ नो आई कांट सपोर्ट यू, आई डोंट हैव दैट मच मनी, आई डोंट हैव दैट मच स्टैमिना दैट आई कैन अफोर्ड यू। तो बस ये पहला ड्रीम था मेरा। एंड सेकंड ड्रीम इज लाइक कि सर मुझे पैसे से इतना बहुत प्यार नहीं है कि हाँ मुझे 10 लाख मिल रहा है मैं रईस हो गया, नहीं कह सकते सर आप, क्योंकि आदमी कभी रईस होता ही नहीं। रईस हो जाएगा तो भी उसके अंदर एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे थोड़ा और चाहिए। तो सर मेरा सेकंड एम ये था कि मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, एंड आई नीड टू बी सक्सेसफुल, दैट्स इट। कि ये नहीं कि मुझे इतना बिजनेस करना है, इतना पैसा चाहिए, नथिंग सर। आई नीड अ सक्सेसफुल लाइफ एंड आई नीड अ प्रॉपर रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड आई वांट टू सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। दीज 3 पॉइंट्स आर द थिंग आई हैव ड्रीम इन माय लाइफ। पहला सपोर्ट, दूसरा सक्सेस एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट, दैट्स इट, नथिंग मच। बहुत शानदार सवाल। मुझे ये कह सकते हैं कि आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा है। दर्शकों, वैसे तो कायदे में बातचीत करने के बाद एक एंकर का फर्ज है उसका एक निष्कर्ष निकाल के दे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं निष्कर्ष निकालूंगा तो सही निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। जो जितने क्वेश्चन थे, जितने आंसर थे, जितनी बात है, तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से सुनिएगा और निष्कर्ष निकालिए कि आपके लिए ये बातचीत कहाँ लाभदायक हो सकती है। और यदि एक बार समझ में ना भी आवे, आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जीवन क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए और हमारा उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए। सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने इतनी शानदार सफलता प्राप्त करी है। जी जी सर। तो वैसे तो उनकी सारी बातें बहुत अच्छी ढंग से हुई हैं, जी लेकिन हमारा थोड़ा सा आपसे बारे में जानना चाहते हैं कि आप उनके फादर हैं। जी आपने इनको बचपन पैदाइश से लेकर के आप तक सब कुछ देखा है। जी सर। तो हमें आपका विचार जानना चाहते हैं कि आपका इनके बारे में क्या कहना है कि इसकी सफलता के पीछे आपको क्या लगता है इसके पीछे? सर सबसे बड़ी सफलता हर माँ बाप को अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालना चाहिए। संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चा संस्कारिक होगा तो बट नेचुरल है, वो लाइफ के अंदर हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचेगा और उसके ऊपर एक संस्कार का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो उससे वो अपने आप समझदारी की तरफ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है संस्था का। जिस संस्था से वो पढ़ाई किया है, जिस स्कूल कॉलेज से पढ़ाई किया है, उसका, उसके टीचर, अध्यापक और उसके जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं शिक्षा में। जैसे कि मेरे बच्चे ने वो हिंदी मीडियम से था, गांव में पढ़ता था, CBSE में था, बट वहाँ का स्टैंडर्ड जो था वो, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले थे, बॉर्डर में थे, तो वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, वो हिंदी में नहीं बोल पाता था। बट वो जब इलाहाबाद में आया
और यहाँ पे विष्णु भगवान में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे मालिक से लेके और टीचर सबका एक फैमिलियर वो पड़ा और बहुत ही अच्छा उसको संस्कार भी मिला, एजुकेशन भी मिला, जिससे मैं ये जानता हूँ कि मतलब बच्चों के लिए एजुकेशन और संस्कार का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं दो चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, एक संस्कार होता है, दूसरा एक संस्था होती है। इन दोनों का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चे के आगे बढ़ने में, मैं इसी को फॉलो मानता हूँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि वे संस्था का इनको पूरा अच्छी संस्था है। तो जैसे उन्होंने बताया कि संस्था से अपने बड़े अभिषेक सर को मॉडल मानते हैं, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। जी सर। मधुप सर ने बहुत इनको प्रोत्साहित किया है। जी सर। तो आपका इस मामले में कुछ कहना हो तो आप। बिल्कुल सर, मैं उस संस्था में विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और मैं इसको पूरा मतलब मेरा आज बच्चा जो कुछ भी है उसमें मेरे मालिक का, मेरे मैनेजर का, अभिषेक सर का और मेरे मालिक कौशल तिवारी सर का बहुत बड़ा हाथ है। और मिस्टर कौशल तिवारी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में कि इंसान को कैसे परखना है, पंक्चुअलिटी क्या होती है लाइफ में, वो अगर हमारे स्टाफ सभी लोग इसको फॉलो करें तो हम अपने मालिक और अपने मैनेजर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम लकी हैं कि जो ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं कि जिसको हमारे मालिक और मैनेजर ने मिलके एक फैमिली रूप दिया है, एक परिवार बनाया है जो उत्थान परिवार है। और इसमें वो ग्राउंड टू अर्थ हैं, जमीन से उठ के आते हैं, उनमें कोई प्राउड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, वो अपना समझ के, अपना परिवार समझ के सबकी बातों को सुनते हैं। और जो मुझे तो ये लगता है कि जितनी हमारी संस्था हम लोगों के लिए काम करती है, हम लोगों के लिए हेल्प करती है, उतना इलाहाबाद के अंदर तो कोई संस्था नहीं है जिसमें मैं सारा श्रेय मिस्टर के तिवारी सर को देना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया उनसे सीख के कि बिना बोले अपने स्टाफ को कैसे पंक्चुअल करना है। ये चीज़ के सर से सीखने लायक कि वो किसी से कुछ न बोलते थे, न डांटते थे, न कुछ पूछते थे। वो 5 बजे 6 बजे ही स्कूल के गेट पे आके बैठ जाते थे। बट नेचुरल उनको देख के टीचर खुद शर्मिंदा हो जाता था जब वो लेट होता था, और दूसरे दिन वो अपने आप सही हो जाते थे। उनकी पंक्चुअलिटी, उसको भी मैंने लाइफ में उतारा, जो मैं अपने बच्चों में टीचिंग में रखा। अगर मैं ये जानता हूँ कि अगर मिस्टर अभिषेक तिवारी और के तिवारी जैसा जो चरित्र है, जो उन लोगों का व्यवहार है, जैसे वो सिंपल हैं, अगर हम सब टीचर उसको उतार लें तो डेफिनेटली है हमारी संस्था कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमको नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। मालिक जो है उसके लिए पूरा स्टाफ एक परिवार होता है, और ये चीज़ हमारे दोनों मालिक में भरपूर है, जो मैंने समझा। और मैं इसको मेरा रोम ये शुक्रगुजार है मिस्टर अभिषेक तिवारी और के तिवारी सर का, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया कि जो आज मैं अपने बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचा सका। और मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए इन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अभिषेक सर हैं, यंग हैं, के सर के बेटे हैं, लेकिन इस उम्र में उनके अंदर बहुत मैच्योरनेस है, बहुत गंभीरता है। और जितनी गंभीरता है, जितनी मैच्योरनेस है, और जितना भगवान ने धन दौलत शोहरत दिया है, उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीनी है। वो एक अपने स्टाफ को परिवार के समान देखते हैं। और मेरी ये गुजारिश है विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल और उत्थान परिवार से कि हम सभी परिवार के लोग अपने मालिक के लिए इसी तरीके से सेवा भावना की तरह से, ईमानदारी से, पंक्चुअलिटी से अगर हम लोग 1% रुपए में 1 पैसा भी अगर करके देंगे तो हमारी संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ सकती है। और मेरा रोम ये तहे दिल से ये आशीर्वाद भगवान से मांगेगा कि मेरे अभिषेक तिवारी और के सर को दिन दूना रात चौगुना हमेशा आगे बढ़ाए।
इनके जीवन में कभी भी कोई भी दुख ना आए, ये मेरी कामना है, भगवान से प्रार्थना है। आप जितने थैंकफुल इन दोनों के प्रति हैं, जी सर। मुझे लगता है कि इतना थैंकफुल आज के दुनिया में, ये तो नहीं कह सकता और कोई नहीं है, लेकिन बहुत बिरले लोग हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना ये कर रहे हैं अपने स्टाफ के लिए, और आपने खुद अपनी बात में कहा कि यदि 1% भी करें तो संसार कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो इसका क्या कारण है कि जो 1% भी नहीं कर रहे हैं, या करना तो 7% चाहिए, लेकिन 1% भी नहीं कर रहे हैं, जिसके पीछे क्या कारण आपको नजर आता है? सर, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी संस्था के जो मालिक हैं वो हर चीज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज, हर सुविधा देते हैं। मैं 6,000 रुपये नौकरी स्टार्ट किया था, आज मेरी 26, साढ़े 26, 27,000 रुपये सैलरी है इतने समय में, और गवर्नमेंट से भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, जैसा भी रहे, हमारे मालिक हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे स्टाफ से कि आप भी इसी तरीके से सोचें, कभी भी कमियां मत निकालें, हमेशा अच्छाई निकालें, क्योंकि ये हमारे एक पिलर है, इनसे हम लोग चल रहे हैं, और ये एक भगवान स्वरूप है हमारे लिए। तो हमें अपनी संस्था के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, और हमें एक डिबेट हमेशा होना चाहिए, और उन तक सही बात पहुंचाना चाहिए हमें ईमानदारी से, सच्चाई से। अगर ये बात उन तक सही सारी बातें पहुंचेंगी तो वो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। उन तक सही बात नहीं पहुंच पाती है, जिसे हमारे सभी स्टाफ से निवेदन है कि आप ईमानदारी से करिए और उनसे खुल के बात करिए, उनसे अपनी बातों को रखिए। वो बिल्कुल सुनेंगे और सुनते हैं और वो करते हैं। वैसे तो आपके बेटे खुशहाल से बातचीत करते हुए लगता है कि रात हो जाएगी, ऐसी आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है कि रात हो सकती है, लेकिन हमें इस समय का भी ध्यान रखना है। जी सर। बस हम थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है आपके साथ में? सर, मेरे परिवार में सर मेरे मदर फादर हैं यहाँ पे। फादर मेरे BHL में इंजीनियर की पोस्ट में रहे, रिटायर हुए BHL भोपाल में। अभी वो 84 इयर्स के हो गए, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ऑपरेशन हुआ। फिर गांव में उनको कोई देखने वाला नहीं था, तो मैं लेके आया और मैं अपने पास रखा हूँ मेरे मदर फादर को। मेरी मदर जो थी गवर्नमेंट सर्वेंट रही, शिक्षिका थी वो प्राइमरी स्कूल में, और अभी उन्होंने हम लोग के लिए जो जॉब थी वो छोड़ दिया कि बच्चे पढ़ लें। और मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, कुशाल और कृष्णा है। खैर, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस डेडिकेशन के साथ में आप परिवार के, समाज के लिए कर रहे हैं या इच्छा रखते हैं, ईश्वर आपकी सभी कामनाओं को पूरी करे, और बच्चा भी जिस ऊंचाई तक जा सकता हो ले जाए, आपके परिवार को भी जितनी ऊंचाई तक ले जा सके। जी, इसमें सर मैं पूरा श्रेय जो है हमारे अभिषेक सर और के सर को देना चाहूँगा, और जो भी अंतिम जहाँ तक मेरा बच्चा जा सकता है वो श्रेय हमारी संस्था को मैं दूंगा। दर्शकों, मतलब दोनों की बातें सुन करके खुद समझ में आ जाएगा कि इनसे बातचीत करते हुए मेरा तो पेट नहीं भरा। मुझे लगता है कि बातचीत और लंबी करनी चाहिए, लेकिन मुझे समय का भी ध्यान रखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ बात को। और फिर मैं इन सब बातों का निष्कर्ष आप पर छोड़ता हूँ। मैं बजाय अपना निष्कर्ष देने के कि आप निष्कर्ष निकालिए इन दोनों से क्या आप लोग सीख सकते हैं, और यदि कुछ लाभ उठा सकते हैं तो आप अच्छा लगेगा, हमारा ये प्रयास सार्थक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने सारी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सुना होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका, क्योंकि जो दर्शक इनको नहीं सुनेंगे तो हमारा ये प्रयास सब बेकार जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और उसके लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।